Article 16. Equality of opportunity in matters of public employment. This is not with regard to the private employment. This is regarding to the public employment. Public employment means the employment in government job. अगर हम आसान शब्दों में कहें तो क्या होगा, ये employment in government jobs की बात कर रहे हैं हम लोग. उनमें इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. बिकॉज राइट टू इक्वलिटी से सब कुछ गवर्न हो सकता था, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली हमको जरूरत पड़ी, क्योंकि एक अपने आप में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गवर्नमेंट जॉब में रोजगार और भी बड़ा मुद्दा है. तो उसमें हमें स्पेसिफिक होने की जरूरत है कि हाँ यहाँ पर भी स्टेट. लेट्स रीड द लैंग्वेज नाउ. देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स relating to employment or appointment to any office under the state. Again, there shall be equality of opportunity. Fine. Equality of opportunity for all citizens. Again, you should highlight this. This is term is all citizens, not persons. In the matters relating to the employment or appointment to any office under the state. So by section 1, by section 1 you are being given the right to equality in matters of appointment. If you are applying for the judicial services, it means in the eye of law, for the state, equal opportunity should be given to you. Fine. ऐसा नहीं होना चाहिए आपको अपॉर्चुनिटी अलग मिलेगी, आपके लिए पेपर अलग बनेगा, आपके लिए आसान बनेगा, उनके लिए मुश्किल बनेगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिफरेंट फॉर यू, डिफरेंट फॉर यू, डिफरेंट फॉर यू. देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. फाइन. इसकी लैंग्वेज देखो यहां पर, इट्स लैंग्वेज ऑफ 16(1) इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 14. नेगेटिव लैंग्वेज नहीं है. जो 15(1) की लैंग्वेज थी, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या कहा था, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. स्टेट ऐसा नहीं करेगा. यहां पे क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं को कि जब आप याद करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि यही छोटी ट्रिक्स होती हैं. वो नेगेटिव लैंग्वेज है, यहाँ पॉजिटिव लैंग्वेज है. 14 से रिलेट करके देख सकते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज में जाना है हम लोगों ने, किस तरह की लैंग्वेज हम लोगों ने यूज करनी है. तो यहाँ पर क्या है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस. हो गया. लेट्स मूव टू सेकेंड क्लॉज. सी, यहाँ थोड़ा let's have some this kind of comparison. Article 40, this is Article 16, and this is Article side में Article 15. Here it is the appointment under the state. 16 is related to appointment under the state, and this is all cases of discrimination. Fine. वहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है और यहां पर केवल बहुत पर्टिकुलर है, लिमिटेड है. 16 का जो स्कोप है, द अंडर आर्टिकल 16 द गारंटी अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इज लिमिटेड टू एम्प्लॉयमेंट. तो बट वहां 14 मोर जनरल, लाइक दिस. 14 जनरल प्रिंसिपल, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल, and then 16 prohibition discrimination state employment. तो वी आर नैरोइंग होता जा रहा है इसका. ये 15th में जनरल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात की गई है. और यहां पर 16 में वी आर लिमिटेड ओनली टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. कर लेंगे आप. वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज द केस ऑफ एडमिशन, वेदर इट इज द एक्सेस टू द पब्लिक रेस्टोरेंट्स, शॉप्स. गेटिंग माई पॉइंट? And 16 is only for public employment. So again we have read it in 15 also, कि this is Article 14 general principle and it is the particular application limited to the public employment. Now we read it. No citizen shall own grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. I read it again. No citizen shall be
इनएलिजिबल, कोई भी नागरिक इनएलिजिबल नहीं होगा या उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किन मैटर्स में? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी ऑफिस के लिए अंडर द स्टेट। कौन सी ग्राउंड्स पर? एंड दीज आर द ग्राउंड्स, जो कि ग्राउंड्स आपको याद करनी है, नहीं तो मुझे कह सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि डिसेंट एंड रेजिडेंस, दीज टू ग्राउंड्स वर नॉट प्रेजेंट इन 15 फर्स्ट। यहीं से आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आप इसमें वहां पर प्रीलिम्स में सेग्रीगेट करना मुश्किल पड़ता है। अदरवाइज कि रेजिडेंस, तो मैंने कहा कि रेजिडेंस नहीं था, वहां पर क्या था? प्लेस ऑफ बर्थ से प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन यहां पर भी है प्लेस ऑफ बर्थ एंड यहां पर दोनों है, रेजिडेंस है। ऐसा क्यों है यहां पर, वो भी बात करेंगे इसमें। लेकिन 15(1) से आप कंपेयर जरूर करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे इस बात का कि 15(1) में रेजिडेंस नहीं था, यहां पर एक ग्राउंड है, यानी कि रेजिडेंस के बेस पर भी स्टेट आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, की कहां का रहने वाला है वो। नो सिटीजन शैल बी discriminated on the basis of descent, but this was not the ground in these two grounds were missing in case of 15(1). अब बात समझ रहे हैं आप? तो आप इसके लिए क्या जरूरी है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार इस बात का। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, हमने सब पढ़ लिया। 15(1) का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 15(2) का 16 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा राइट टू इक्वालिटी का जो हमारा पैरामीटर सब समझ में आ गए। लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से आएगा? वो इन ग्राउंड्स में से आएगा, विच इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब यहां पर घूम गए हम लोग, ये तो ध्यान नहीं रखा हमने। तो सिर्फ क्या ध्यान रखा? 16 फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज 15 फॉर जनरल डिस्क्रिमिनेशन। 16 में सर ने बताया था सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड, वो कर लिया। लेकिन ग्राउंड्स अगर एक भी भूल गए आप तो यू आर आउट ऑफ द रेस। दो कैसे होता है, कई बार क्या आपने आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, जनरली हैपेंस, 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आए, वो अगले पूरे क्वेश्चन पेपर पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। या उसी तरह समझ लीजिए जैसे क्रिकेट में एक अपोजिट टीम ने बहुत अच्छा स्कोर बना दिया, और आप एक प्रेशर लेके चल रहे कि नहीं मुझे पहली बॉल पे 4 मारना है या अच्छे रन बनाने, और 2-3 बॉलें जैसे आप गई, आप प्रेशर आया, आपने गलत शॉट लगाना शुरू कर दिए। तो छोटी छोटी गलतियां भी बहुत भारी पड़ जाती हैं कई बार। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे सामने आ चुके, जो मैं बता चुका हूं आपको कि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो फिर ये गलत नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन कौन से ग्राउंड्स मेंशन है, इनको याद करना है बस। और फिर डेली या तो एक दूसरे पूछिए आप लोग कि हाँ भाई कौन कौन सी ग्राउंड्स थी। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया आगे। नाउ मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा क्यों है देखो। 2 additional grounds, descent and residence not included in Article 15 have been added to Article 16(2). Why so? Because ऐसा नहीं होना चाहिए मेड्रास फॉर मेड्रासीज। हम एम्प्लॉयमेंट लेने गए बंगाल में, तो बंगालीज फॉर बंगालीज, गुजरात फॉर गुजरातीज, हमें उससे बचना था। इंडिया की यूनिटी के लिए जरूरी है कि लोग अपनी लैंग्वेज से बाहर जाके सोचें, रेजिडेंस से बाहर जाके सोचें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंध्राज फॉर आंध्राज के लिए और तमिलनाडु तमिल्स के लिए, केरलाइट्स के लिए केरला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहीं के रहने वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम कहीं भी जा करके आपका मन करता है वहां पर जाकर जॉब सीख कर सकते हैं। तो रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आप। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाती कि भाई ये जो एम्प्लॉयमेंट होगा केवल यहाँ के स्टेट्स के लिए ही होगा। और मैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, माइंड इट, प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो इससे मतलब ही नहीं है 16 से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेड्रास फॉर मेड्रासीज, बंगाल फॉर बंगालीज। उसको अवॉइड करने के लिए दीज आर द वर्ड्स यूज की स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नो वन शैल बी, नो सिटीजन शैल बी इनएलिजिबल ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। कर लेंगे,
Now comes the this. So clause 1 and clause 2, you have seen the general principles. Clause 1 में क्या था कि देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसी को बात को क्लॉज 2 में कैसे कह दिया, नो सिटीजन शैल बी इन एलिजिबल ऑन दोज ग्राउंड्स. तो ये दोनों को मिलाकर क्लब 2 16(1) रेड विद 16(2), इनका अपना एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी हो गया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. समझ आ रही बात? ये एरो नहीं है, ये Clause 1 and Clause 2 of Article 16 lay down the general principle. And what is the general principle? This is what? No citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office. ये पूरा का जनरल प्रिंसिपल यही है. दोनों को मिलाकर देखे जाए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड जनरल प्रिंसिपल, इन दोनों का मिलाकर के, तो कि भी है क्या जनरल प्रिंसिपल, है क्या, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. दिस वाज दिस हो गया. एंड तो जनरल रूल में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन गिवन ग्राउंड्स. एंड ये सेक्शन 1-2 में पूरी स्कीम है, जो आर्टिकल 16 की स्कीम हुई. व्हाट इज द स्कीम ऑफ आर्टिकल 16? 1 and 2 जनरल प्रिंसिपल. व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन. दीज आर द एक्सेप्शंस. 16(3), 4, 4A, 4B and 5. These terms 16(3), 16(4), 4A, 4B and 5 are in the nature of exceptions to the general rule laid down in section 1 and 2. But अभी केस आएगा, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 16(4) को हम क्या कह रहे हैं, इट इज एन एक्सेप्शन. बट इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी, जिसको मंडल केस के रूप में जानते हैं, इट वॉज हेल्ड कि 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन. इसकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी रीड इट लाइक दिस. बट फाइनली इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी, दैट इज नोन एज ए मंडल केस, it was held that 16(4) is not an exception to the 16(1). This should not be treated like this. We will read that also. So this is the scheme. अगर आपने अपने दिमाग में से बढ़ाया इसको, तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी. हम लोगों ने देखो, हार्ड वर्क तो सबने करना ही करना है, बट इवन इन डूइंग हार्ड वर्क यू शुड बी स्मार्ट एनफ टू टेक कंपेरेटिव एडवांटेज. अगर आपने रटते रहे, करते रहे उस तरीके से, क्यों कुछ लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन तब भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आता. स्मार्टनेस होनी चाहिए. तो 16(4) को मैंने ब्रेक कर दिया आपके लिए कि इस तरीके से सोचिए इसको. सेक्शन 1 and 2 में जनरल रूल हो गया और बाकी हो गए आपके एक्सेप्शंस. इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी. बड़े अब 16(4), 4A एंड 4B को अलग से समझिए आप लोग, है क्या. 16(4A की बात करता है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट जॉब. एकदम लेमैन लैंग्वेज समझना है आप लोगों ने पहले कि 16(4), 4A और 4B में है क्या. 16(4) रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स. 4A इट वॉज एडेड बाय 77th अमेंडमेंट. यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे. दिस इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन फॉर SC/STs. यहां पे ध्यान क्या रखेंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, दैट इज नॉट फॉर OBCs, दैट इज ओनली फॉर SCs एंड STs. एंड इट वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? 77th अमेंडमेंट. अगेन 16(4)B was added by 81st amendment 2000 year, and it was for the end of 50% limit. I will explain it. This is regarding the backlog vacancies. तो ये स्कीम समझनी है आप लोगों ने. एक स्कीम की क्राइटेरिया ये था पूरा, सेक्शन 1, 2 से लेकर 5 तक. एंड अगेन दिस इज, समझे? Shall I move? So please see this slide just for your convenience. We have read article 15 and this is 16. These are the grounds mentioned, grounds in 15, grounds in 16. So you should make notes like this.
आपके एक पेपर पे इस तरह के नोट्स होने चाहिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो उसमें। अदरवाइज क्या होगा कि आप 16 और 15 को कहीं ना कहीं मिक्स कर देंगे। आप साथ में करेंगे तो आपको दो बात ध्यान रखनी है, डिसेंट एंड रेजिडेंस आर एडिशनल ग्राउंड्स है। तो कोचिंग का पूरा यही होता है कि मेरे कोच एज ए कोच मेंटर मेरी एक ही ड्यूटी है कि आपके लिए चीज़ें आसान कर दूँ। अदरवाइज बेरेट की लैंग्वेज पढ़ करके समझना आपके लिए भी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट से किस नज़रिए से देखना है, वो वे ऑफ रीडिंग द बेरेट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स इज डिफरेंट। बस बोलो करेंगे, बढ़े आगे। दिस इज 16.3 वेरी इंपॉर्टेंट। 15.3 में क्या था? 15.3 में था स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर, तो हु कैन मेक? स्टेट। प्लीज अब यू कैन सी योर 15.3। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, तो मैंडेट वाज फॉर स्टेट, बट इन केस ऑफ 16.3 this the word used is parliament. 16.3 15.3 state parliament. I read it now. Nothing in the article shall prevent parliament from making any law in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. Meaning thereby parliament is empowered, parliament can make law and उसमें एक condition बना सकती है कि prior condition that you for that employment you should be the resident of somewhere. See 16.2. What was 16.2? 16.2 no citizen shall be dash residence. ध्यान आया? No citizen shall be ineligible only on the ground of residence. ये पढ़ा था 16.2 में। 16.3 क्या कह रहा है? Parliament can make law which prescribe requirement as to residence. Meaning thereby इसका just opposite. Got it? Can you understand this? 16.2 में residence cannot be ground of discrimination. No one shall be ineligible. For the example, I take the example. Now what they are saying कि if कहीं स्टेट में एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट निकालना चाह रही है, दे कैन नॉट मेक कि भाई ओनली द रेजिडेंट्स ऑफ तमिलनाडु कैन अप्लाई फॉर दिस इज द मैंडेट ऑफ 16.2। लेकिन 16.3 ने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। 16.3 हैज क्रिएटेड एन एक्सेप्शन कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो प्लीज ट्राई टू यू सी द पार्लियामेंट, नोट द स्टेट लेजिस्लेचर, नोट द स्टेट गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट चाहे तो ये कह सकती है कि नहीं इस पोस्ट के लिए उसी जगह पर रेजिडेंस होना जरूरी है। ऐसा क्यों किया गया? देखो सेफ गार्ड किया है। देयर में बी सम काइंड ऑफ पोस्ट लाइक पियोन कैटेगरी, 4th क्लास, इवन क्लास 3rd, या और भी स्टेट जिसको समझती है कि भाई इस तरह की जो जॉब्स हैं दैट शुड बी लिमिटेड फॉर द स्टेट्स। लेकिन बिकॉज दिस पावर इज गिवन टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट विल डिसाइड इन कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिया कि वाकई में इस नेचर ऑफ जॉब के लिए जरूरत है या नहीं है। ये पावर स्टेट को नहीं दी गई। दैट इज व्हाई आई हाईलाइटेड दिस वर्ड पार्लियामेंट। दिस इज नॉट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। When parliament itself is saying okay fine for such post residence in that area can be prerequisite, then parliament will say only after considering all the criteria कि कहीं ऐसा नहीं है कि भारत की अखंडता को फर्क पड़ेगा, भारत की जो यूनिटी है, इंडिया की यूनिटी को फर्क पड़ेगा। पार्लियामेंट विल कंसिडर दिस। लेकिन अगर हम ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दे दें, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दें, तो दिक्कत हो जाएगी। दे विल नॉट थिंक, दे मे नॉट थिंक, बिकॉज पॉलिटिकल मोटिवेशन हो जाता है। जैसा भी कर्नाटका में और तमिलनाडु में कावेरी के जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिस्प्यूट है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे पहले,
They will not think as pan-India requirement. But India Parliament as the representative of all India will think for this कि what is it needful to be done. तो वो balancing Parliament कर सकती है, interest of the local residents and interest of India as a whole. So that is why this power has been given to Parliament. I hope this is sufficient explanation of. कर लेंगे, भूल जाओगे? Sure? ठीक. So now I move to 16.4, very important. Actually this is the foundation, you can say, yeah, one of the very important factor of Indian politics. Indian politics revolves around this. So please read it carefully. क्या कहता है ये? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens. Please see the language. This is not socially and educationally backward as is used in 15. This is not socially and educationally backward there. What was the language in 15? मैंने कई बार हटाया आपको 15 में. Socially and educationally backward class of citizens था वहां पर. यहां पर क्या है? Any backward class of citizens. Any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. Means the criteria of reservation is now what? Not adequate representation in the state. This is not adequately represented. Say this just to bring your attention towards these. Any backward class of citizens, any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented. आप केवल इसको देखिए, रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन को. Any backward class of citizens not adequately represented. तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या पूरा. 15.4 के क्राइटेरिया अलग है, 16.4 का क्राइटेरिया अलग है. वहां पर हमने क्या शब्द का यूज किया था? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. यहां पर क्या हम यूज कर रहे हैं? एनी बैकवर्ड. समझ में आई बात? कर लेंगे. अब बढ़े आगे. अब सब आसान है. 16.4 है. क्या कहता है ये? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes in favor of the scheduled caste and scheduled tribes. What is my suggestion in this regard? You need not to study in so much details. केवल क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने? You are very happy now for this. What you need to do this? Only remember this. 16.4a, it was added by 77th amendment and it is related to promotions for SC and STs. This is regarding this. 16.4b, 81st amendment year 2000. इतना काम कर लेंगे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. मेन से कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा. आने की संभावना नगण्य है. इट मे कम बट चांसेस आर वेरी फ्यू. यहां से क्वेश्चन बनता है आपका. सो कंसंट्रेट ओवर दिस. कहीं ना कहीं तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना हम लोग को. हम लोग सभी कुछ नहीं कर सकते हैं. बढ़े आगे. सी. सो 16b को 4b को समझ लेते हैं हम लोग. क्या कहता है ये? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provisions for reservation made under clause 4a or clause 4a clause 4 or clause 4a as a separate class. इसको पढ़ने से पहले मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ है क्या. सपोज प्लीज सी दिस साइड. 100 वैकेंसीज हैं. 100 वैकेंसीज हैं. आउट ऑफ दैट 50 आर रिजर्व्ड. 27% फॉर ओबीसी, 27 फॉर ओबीसी एंड 23 SC STs हो गए. ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन.
नाउ आप ये समझिए कि वो जो वैकेंसीज हैं, ओबीसी की वैकेंसीज हैं 27, वो फिल ही नहीं हो पाई, उनमें से केवल 7 ही फिल हो पाई, 20 सीट्स रिमेन्ड अनफिल्ड। सही है? तो ये कह रहा है कि जो 20 बुक्स करो, 20 सीट्स रह गई अनफिल्ड, उनको आप एक सेपरेट क्लास ट्रीट कर सकते हो। आप अगले साल जब वैकेंसी आप फिर 100 निकाल रहे हैं आप, तो 100 में रिजर्वेशन वैसे कैसे जाएगा, और ये 20 + 20, ये आप जनरल में ट्रीट नहीं करेंगे इनको। आप सीट्स रिजर्व्ड आपके लिए हैं, तो दीज आर फॉर एवर फॉर यू नाउ, दीज विल बी कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि आपका जो डेटा, मोबाइल डेटा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना आजकल, कि अगर 10 GB का आपका डेटा था, यू यूज ओनली 5 GB, दैट 5 GB इज नाउ कैरी फॉरवर्ड। सिमिलरली इसकी इन्होंने जो अनफिल्ड वैकेंसीज है, क्या एनी अनफिल्ड वैकेंसीज, उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट क्लास। इसको ऐसे समझो, आप देखो, कोशिश की मैंने समझाने की इसको। देखो 14th 16 4B क्या कहता है, द स्टेट कैन कंसिडर एनी अनफिल्ड वैकेंसीज एज ए सेपरेट क्लास। ऐसे पढ़ो उसको। समझ में आया? कुछ नहीं आया? आया? अब कैसे अनफिल्ड वैकेंसीज कौन सी वाली, अब ऐसे पढ़ो इसको, अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ ए ईयर विच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर, सेक्शन 4 में या सेक्शन 4A में। तो जो वैकेंसीज को फिल करना था वो अनफिल्ड रह गई, तो नेक्स्ट ईयर के लिए, सब्सिक्वेंट सक्सीडिंग ईयर्स के लिए, एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, उनके लिए उसको एक अलग से क्लास मानी जाएगी, सेपरेट क्लास। ऐसा क्यों है? एक्चुअली मंडल कमीशन केस में 50% की सीलिंग लगा दी गई कि रिजर्वेशन किसी भी हालत में जो टोटल सीट्स हैं उससे 50% नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर 20 सीट्स अनफिल्ड रह गई नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल फिर 100 आई, तो 50 रिजर्व हो गई, अब प्लस 20, तो 120 में कितनी हो गई टोटल रिजर्व, 70 हो गई। 120 का 70, 50% का मार्क क्रॉस हो गया। तो अगर इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये 20 को आप अलग से क्लास मानोगे, तो इस बार वैकेंसी निकालोगे 120 और उसमें अलग अलग लिखोगे आप। फिर उसमें देखा होगा अपने एडवर्टाइजमेंट में, अब लिखी होती है कि जनरल कैटेगरी कितनी है, SC कितनी है, ST कितनी है, OBC कितनी है। वो बैकलॉग को देख करके कि इनकी कितनी अनफिल्ड पुरानी बची हुई हैं, उसके हिसाब से आगे एडवर्टाइजमेंट आएगा आपका। ये कैरी बैकलॉग वैकेंसीज हो गई, उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप। इस साल भरी गई, नहीं हुई, फिर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए अगले साल के लिए, फिर कैरी कर दीजिए। तो दिस इज कैरी फॉरवर्ड करना आगे को। The backlog of vacancies are being carry forwarded. तो बिकॉज ऑफ दिस ही आया ना, 16(4)B किसने लाया गया? 16 बिकॉज ऑफ द 16(4)B से ही तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया गया है। 16(4)B कब आया है? ईयर क्या है 16(4)B का? 2000। और मंडल केस कब का है? 1993 का। तो बिकॉज ऑफ दीज इम्पेडिमेंट, उनको क्लैरिटी करने के लिए, उन बाकी उसके लिए तो लाया गया इन चीज़ों को 16(4)B को, कि वैकेंसीज फिर रह गया। बिकॉज हमने प्रमोशन दे दिया और रिजर्वेशन दे दिया, OBC को रिजर्वेशन मिल गया, SC को मिल गया, बट दे आर नॉट सो क्वालिफाइड, उनकी वैकेंसीज फिर अनफिल्ड रह पा रही हैं। तो जो उनका शेयर था, उनका देखो थीम क्या है, दोज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। प्लीज 16(4)B में क्या था? Not adequately represented. 16(4) में what is the base of reservation? Any backward class of citizens not adequately represented. अब you gave reservation, but even then they could not fill their vacancies. तो उनका रिप्रेजेंटेशन तो वहीं का वहीं रहा ना। अगर वो मर्ज कर दी जाए जनरल में, तो फिर होगा क्या? अगेन वो जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फेल हो रही है कहीं ना कहीं। कि जो रिजर्वेशन से हम चाह रहे थे कि रिजर्वेशन से लोग वहाँ पर आए, सीट पर आए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही नहीं पा रहे। तो उनके फिर राइट को प्रिजर्व करने के लिए ये 4B लाया गया कि नहीं, अब चीज देखिए, प्लीज डोंट टेक इट इज एन इमोशनल सेटबैक कि क्या गलत है क्या सही है। यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज किसी के फेवर में है, किसी के अगेंस्ट में, आप इसको उस तरीके से मत देखिए कि कितना सिस्टम सही है कितना गलत है। अभी आप उस स्टेज पे है ही नहीं,
अब ये सोचिए कि आपको जबरदस्त तरीके से कंपटीशन देना है और आगे बढ़ना है, बस। वो बहुत कुछ सोच समझ करके, बहुत बड़े सब ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हुए हैं, सोशल इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। आप इसी तरह सिक्योरिटी भी एंडेंजर्ड नहीं है आपकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ ए कम्युनिटी इज लेफ्ट बिहाइंड, तो हो सकता है कल को कहीं ना कहीं जाकर के वो आप इतने ज़्यादा क्लैशेस बढ़ जाएं कि कहीं ना कहीं आपके उसमें सिक्योरिटीज आपकी भी और हम सबकी जितनी जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में, उनको दिक्कत आए। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके रिजर्वेशन दिया जाता है। तो हमें उस चीज में नहीं जाना है, हमें इसको लीगली पढ़ना है, समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं इतना इनपुट डाल रहा हूं इसमें? बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एसे। एसे में आप यू कैन फाइंड सच एन टॉपिक कि आप इसको 300 वर्ड्स, 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स में कोई ऐसे लिखो इस पर। तो रिजर्वेशन की फिलॉसफी को समझ करके जब कॉन्स्टिट्यूशन से आपने मैंडेट करना होगा, तब इसको आप ढंग से कर पाएंगे कि बेस क्या है, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। 4B भी कहीं ना कहीं इसी बात को बढ़ा रहा है आगे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन ऐसा न रह जाए जिसकी वजह से दिया गया रिजर्वेशन। Why you are being given reservation? Because you are not adequately represented. If you could not fill seat this time, okay, next time. बढ़े आगे। So Indira Sahni Union of India, 4, it should be 4. Mandal case. The scope and extent of Article 16(4) has been examined thoroughly by the Supreme Court in the historic case of Indira Sahni versus Union of India, popularly known as Mandal case. एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि which case is known as Mandal case? This is Indira Sahni case. Got it? Now, अब जब इसमें कुछ खास बातें हैं, The majority opinion of the Supreme Court on various aspects of reservation provided in Article 16(4) may be summarized as follows. तो इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेजॉरिटी ओपिनियन के रूप में देयर आर फ्यू पॉइंट्स लेड डाउन इन दिस, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड स्टडी दोज पॉइंट्स एंड लर्न ऑल्सो दोज पॉइंट्स। जैसे बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इन आर्टिकल 16(4) कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट and not only on economic basis. Very important कि अगर बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहां पर क्या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात नहीं की इन्होंने क्या कहा? बैकवर्ड क्लास ही कहा ना। दोबारा दिखाऊं, सी दिस, एनी बैकवर्ड क्लास। अब उसके रेफरेंस में मंडल कमीशन ने क्या कहा? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इन आर्टिकल 16(4) कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक बेसिस, बिकॉज कास्ट अपने आप में बहुत सारे फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक कास्ट के एज ए ग्रुप के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एक आप जनरल परसेप्शन बना सकते हो कि वेदर दिस ग्रुप इज सोशली बैकवर्ड और नॉट, वेदर इट इज एडुकेटली रिप्रेजेंटेड और नॉट। समझिए आप? तो उनका कास्ट कैन बी द क्राइटेरिया ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्लास। सेकेंड, 16(4) is not an exception to Article 16(1) but an independent clause. It was held in this case. Majority held that Article 16(4) is not an exception to Article 16(1). And in this case, it overruled the decision of Balaji versus State of Mysore. In case of Balaji Mysore, in which it was held that 16(4) is an exception to 16(1). Balaji versus State of Mysore, it was held 16(4) is an exception. But now in case of Mandal case, what they said? No, this is an independent clause. It is not an exception to 16(1). तो प्लीज मैं कई बार आपको बात समझाता हूं कि
आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू चेंज किया ना चेंज, इट मीन्स वॉट, यहां से क्या सीख सकते हैं आप लोग? जरूरी ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, जरूरी ये है कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन माइंड दिया है उस केस को। तो आईपीसी में या जहां से भी अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रॉब्लम दी जाती है, सॉल्व, आपसे कहता है कि डिस्कस, सॉल्व इट, वेदर ए कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट, वेदर देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेदर ही कैन क्लेम डैमेजेस और नॉट। जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिलते हैं तो राइट डिसीजन देंगे, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हाउ डिड यू डील द प्रॉब्लम, आपने डील कैसे किया उस प्रॉब्लम को, आपने सही लॉ अप्लाई किया नहीं किया, फैक्ट्स को किस तरह के डील किया, किस तरह के डिस्कशन करते हुए कंक्लूजन पर आए। कंक्लूजन आपका गलत हो गया तो कुछ 1-2 नंबर ही कटेंगे आपके, लेकिन 0 नहीं करेंगे आपको वो, बिकॉज आप देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट चेंज कर देती है, हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देती है, वही फाइल है, वही फैक्ट्स, वही लॉ, इतने ग्रेट पर्सनैलिटीज, इतने उनको इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तब भी क्यों हो रहा है ऐसा? इट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्कल में या उन जो जुरिस्ट लोग हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि नो वन इज इनफेलेबल, गलती किसी से भी हो सकती है, दैट इज वाई हम अपील का वो करते हैं। तो हु आर यू हु कैन एक्सपेक्ट टू बी 100% करेक्ट हियर एट दिस स्टेज? बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि योर नैरेटिव, आर्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आपने कितने ब्यूटीफुली उसको लिखा। तो यहां से सीखते हैं आप। आई कम टू दिस, आप यही बात याद रखेंगे, सेक्शन 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन। अब यही लॉ है, सही है? तो आपके क्वेश्चन में अगर आए स्टेटमेंट नंबर 1 सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन, स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट सेक्शन 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 1, तो विच आउट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? And in which case was overruled in this case? Balaji versus State of Mysore was overruled in this case. So keep it in mind. Backward classes in section 4 are not similar to as socially and educationally backward in 15.4. Different हैं. It is much wider. Clause 4 does not contain the qualifying words socially and educationally as does clause 4 of article 15. What he is saying, what they said, कि one class was discussed in 15.4 but qualifying words were क्या थे? qualifying words socially and educationally backward, but these words are not used in case of 16.4. तो 16.4 की जो any backward class है, this is much wider, इसमें वो क्लॉज, वो भी लोग सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड, वो भी समाहित हो जाएगी। समझे मतलब? बिकॉज यहां पर कोई क्वालिफाइंग वर्ड ऐसे नहीं है सोशली एंड एजुकेशनली, ये तो वाइडर टर्म है, एनी बैकवर्ड क्लास। एंड दिस इज 16.5 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओनली फॉर प्रिलिम्स। अभी उसमें हमने क्या बात की, रिलीजन के बेस पे नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ऑफिस ही आपका रिलीजियस है, उसका कोई गवर्निंग बोर्ड है, जैसे सपोज कीजिए ये गवर्निंग बोर्ड ऑफ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वहाँ पे कोई गवर्निंग बॉडी में किसी मेंबर को भेजना है, तो बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द ऑफिस, समटाइम्स इट मीन ऑफिस इन कनेक्शन, यहाँ पर ऐसा रिलीजियस नेचर के लिए भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्टेट कैन डू दैट ऑल्सो। क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस, कौन सा ऑफिस, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए कोई रिलीजियस, उस पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को ही उसके लिए एक रिक्वेस्ट बनाया जा सकती है कि मुस्लिम, अगर मुस्लिम बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है ऐसे, तो वहाँ पर एक हो सकता है कि ये नियम बनाया जाए कि एनी मुस्लिम शुड कम इनटू दैट कैटेगरी। तो दिस इज नॉट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू 16.5। अभी मैंने कहा था ना 16.3, 4, 4A, 4B, 5 आर एक्सेप्शंस, बट बिकॉज ऑफ मंडल कमीशन केस Section 4 is now taken out of the category of exceptions. तो we have read this 16.1 to 16.5। अभी आप लोगों ने क्या करना है इसमें,
there are number of cases on the basis on the point of reservation itself. सेक्शन 4 पे मिलेंगे आपको उन केसेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. नेम व्हाट इट एंड डिसीजन, इसके नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने. इन विच केस इट वाज हेल्ड, इन विच केस इट वाज हेल्ड, इस तरीके से आपको प्लीज रीड इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़िए और समझिए इस फिलॉसफी को, रिजर्वेशन की फिलॉसफी को, किस तरीके से लॉ बदला, लॉ चेंज हुआ, और खासकर मंडल कमीशन में जो बातें गई हैं. मैंने केवल 3 पॉइंट को डिस्कस किया है, वहां पर 8-10 पॉइंट है. ये नहीं कि सब यहीं खत्म हो गया. तो समथिंग शुड बी एज ए होमवर्क फॉर यू. उसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल नहीं है, आपको केवल समझ करके याद करना है, उसको कर लेंगे आप. एनी क्वेरी फॉर मी, बात करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव रेड 14, 15, 16, 17 and 18. So this combo of right to equality is now finished from my side.